ईसीबी ने दिया उम्मीद से कम स्टिमुलस, बॉन्ड खरीद की अवधि बढ़ी लेकिन डिपॉजिट दरों में कटौती, यूएस फेड ने फिर दरें बढ़ाने के दिए संकेत। मारियो द्रागी और जेनेट येलेन के बयान के बाद दुनिया भर के बाजार फिसले, डाउ 250 पॉइंट और यूरोप के बाजार 3.5% टूटे, एसजीएक्स निफ्टी 1% कमजोर। डॉलर की कमजोरी से 2% चढ़ा क्रूड, ब्रेंट क्रूड के भाव $43 के पार, ईसीबी के जमा दरें घटाने से सोने में रिकवरी। और बयान में ओपेक बैठक पर दुनिया भर की नजर, प्रोडक्शन कट होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। जीएसटी पर बनी कमेटी आज सौंपेगी टैक्स दरों पर रिपोर्ट, बाजार को 18% जीएसटी का अनुमान। और बाढ़ में डूबे चेन्नई को केंद्र से मिला 1000 करोड़ रुपए का पैकेज, राज्य सरकार की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, मरने वालों की संख्या 270 के पार पहुंची। दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से कमजोरी के संकेत और कल की गिरावट को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी बाजारों की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सपोर्ट कहां है और क्या कमजोर शुरुआत के बाद कहीं कोई खरीदारी और रिकवरी की उम्मीद की जाए, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी जुड़ चुके हैं। और आप देखिए, कमजोर संकेतों के बीच आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो, ये हम बताएंगे आपको कुछ ही देर में। निफ्टी में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक शॉर्ट करके आपका पैसा बनेगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसने दुनिया भर के बाजारों को गिरा दिया। जी हां, ईसीबी प्रेसिडेंट मारियो द्रागी का बयान आपको सुनाते हैं। This time we decided that the extension of the horizon and especially the introduction of the reinvestment would be the right thing to do. And the new calibration that was achieved after that would tell that we are confident to reach our objectives within the horizon as we planned. Which means basically we are not excluding the use of all other instruments if we were to decide that they were the right ones to do. चलिए, तो साफ तौर पर बात यह है कि दरअसल एक्सपेक्टेशंस काफी हो गई थी द्रागी साहब से, और द्रागी साहब उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे हैं। एक्सपेक्टेशंस ये हो गई थी कि 60 बिलियन यूरो का जो बॉन्ड बाइंग का प्रोग्राम है उसको वो बढ़ाएंगे और बढ़ाकर शायद 70 या 75 बिलियन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी एक्सपेक्टेशन ये हो गई थी कि डिपॉजिट की जो दरें हैं जो उन्होंने केवल और केवल 10 बेसिस पॉइंट से घटाई हैं, वो शायद उनको ज्यादा घटानी चाहिए थी, 30 बेसिस पॉइंट तक तो घटनी ही चाहिए थी। तो एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी और एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे, दबाव देखने को मिला। अब देखिए, यही होता है जब बाजार में एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो और उसके सामने परिणाम वैसा नहीं आए। बिल्कुल हेमंत, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बाजार ये मानकर चल रहा था कि जो स्टिमुलस पैकेज है, यानी कि जितने बॉन्ड्स वो खरीद रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात द्रागी साहब ने जरूर कही कि जब तक जरूरत होगी तब तक हम बॉन्ड खरीदेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है इस वक्त? दिक्कत यह कि बाजार उस पर फोकस नहीं कर रहा। बाजार सिर्फ एक आंकड़ा लेकर बैठा है कि हम 70, 75, 80 बिलियन यूरो सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता। तो अब दिक्कत सेंट्रल बैंक्स की तरफ से है। हालांकि भरोसा यह है कि जरूरत जितनी होगी उतनी नकदी सिस्टम में डालेंगे, लेकिन अमेरिका के फेड के बाद अब ईसीबी की तरफ से जो बयान आए बाजार का मूड खराब करने वाले। दिक्कत यही है कि जिस तरह से डॉलर में कमजोरी होती हुई दिखी है, फायदा होना चाहिए दुनिया भर के बाजारों को, बाकी एसेट्स को, वो फायदा इक्विटी में नहीं दिख रहा है। कमोडिटीज के दाम तो थोड़े सुधरे हैं लेकिन इक्विटी में नहीं। और देखिए, उन्होंने एक और अच्छी बात कही, जो जैसा कि आप कह रहे हैं ना, जब खराब खबरें ज्यादा हो तो सब लोग खराब खबरें पहले बताते हैं, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने ये भी की है कि क्यूई का जो प्रोग्राम है उसका टेन्योर तो दरअसल बढ़ाया ही है। बिल्कुल, हालांकि 6 महीने ही और बढ़ाया है, लेकिन मार्च 2017 तक ये क्यूई प्रोग्राम जारी रहेगा, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई तो दिक्कत है। अनिल, जेनेट येलेन तो आप देखिए 2 दिन से माहौल बना चुकी हैं कि 8 ट्रेडिंग सेशंस के बाद जो 15-16 को फेड की बैठक होने वाली है उसमें ब्याज दरें बढ़ेंगी। ये भी एक हैंगओवर है भारतीय बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर।
बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि उसको लेकर बाजार पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा कमजोरी का माहौल दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ये बात सही है कि दुनिया भर के बाजारों पर भारतीय बाजार रिएक्शन दे रहे हैं, कल भी दिया, आज भी देंगे, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक कमजोरी वाला सेशन हो सकता है। शुरुआत कमजोरी के साथ होगी, उसका अंदाजा लगाना बहुत बड़ी बात है नहीं। अब 2 लेवल नीचे की तरफ जो मैं देख रहा हूं जो काफी अहमियत रखते हैं, वो है पहला 7,800 का और उसके बाद 7,750 के आसपास। मुझे लगता है इन 2 लेवल्स तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है और वहां से सपोर्ट भी ले सकता है। लेकिन मेरी नजर आज की ओपनिंग से ज्यादा मिड सेशन और क्लोजिंग पर है। उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो यह कि यूरोप के बाजार कल 3-3, 3.5% गिरने के बाद क्या आज गिरेंगे, या ये समझ करके जब तक जरूरत है तब तक पैसा मिलता रहेगा तो फिर हम क्यों गिरें, इतना गिर चुके हैं, थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। तो पहली नजर आपकी होनी चाहिए आज की यूरोप की ओपनिंग पर। दूसरी नजर होनी चाहिए आपकी जीएसटी पर, क्योंकि उम्मीदें ये लग रही है कि आज शाम को जो सीईए की रिपोर्ट आनी है जीएसटी पर लेकर, बात बन सकती है। 1% टैक्स को लेकर जो चिंताएं चल रही है वो भी बात बन सकती है। तो ऐसे में हो सकता है फिर आपको सोमवार को बाजार बड़े गैप से खुलते हुए नजर आए। तो रणनीति आपकी ये होनी चाहिए, कमजोर ओपनिंग के बाद आप अहम लेवल के आसपास या तो अपनी मंदी की पोजीशन काट लें या कम से कम शॉर्ट पोजीशन न बनाएं, सेलेक्टिवली निचले स्तर पर खरीदारी का मौका देखें, ये ज्यादा सही हो सकता है। लेकिन संकेत चूंकि खराब है मन, तो कमजोरी तो झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल अनिल, देखिए आप एसजीएक्स निफ्टी करीब 60-70 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय। तो एक गैप डाउन ओपनिंग तो जैसा कि कह रहे होगी, असली चीज तो यही है कि इस गिरावट में क्या खरीदारी करें या वेट एंड वॉच। ये भी एक रणनीति है, वेट एंड वॉच की रणनीति, जी हाँ, ये रखनी चाहिए। चलिए पूछ लेते हैं, एक और एक्सपर्ट है हमारे साथ, राकेश बंसल जुड़ चुके हैं। हाय राकेश, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या करेंगे आज आप? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत। हेमंत, मार्केट्स में देखें तो ऑलरेडी एक प्रेशर के अंदर है। निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो 7928 एक क्रिटिकल लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तो ही अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। नीचे में अगर आप देखें तो 7800 एक सपोर्ट है। सिमिलर केस बैंक निफ्टी के साथ है, 17,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 16,900 एक सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है हेमंत की मार्केट्स अंडर प्रेशर है, बट नई अगर पोजीशन लेनी है तो इंडेक्स में नहीं लेनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए और उन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। जैसे अनिल जी कह रहे थे कि अगर कोई रिकवरी आती है, अगर सपोज यूरोप में कोई रिकवरी आती है, क्लोजिंग पॉजिटिव भी होती है, तो आप जिन स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं बिकवाली के लिए, उनमें इतनी मंदी का पैटर्न होना चाहिए कि वो तेजी के अंदर पुल बैक ना दिखाएं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, मार्केट ने नीचे से पुल बैक दिखाया, बट बीएचईएल में जब ब्रेकडाउन हुआ था, बीएचईएल में पुल बैक नहीं आया। आज की मार्केट में भी ऐसे स्टॉक्स हैं, उदाहरण के तौर पर अंबुजा सीमेंट, आईडीएफसी, जिनका टेक्निकल पैटर्न इतना खराब लगता है। मुझे लगता है कि इनके अंदर ऐसे काउंटर्स के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। अगर निफ्टी में कोई पुल बैक भी आता है तो इन स्टॉक्स में पुल बैक नहीं आएगा, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए और फोकस ये करना चाहिए बिकवाली के ऊपर। बिल्कुल बिकवाली पर फोकस करें। लेकिन संदीप, क्या आपको भी लगता है कि इतनी कमजोर शुरुआत होने के बाद भी बिकवाली करनी चाहिए, या अगर ट्रेडर्स की तेजी की पोजीशंस हैं खासतौर से छोटे मझोले शेयरों में, तो क्या बेचकर निकल जाना चाहिए, या फिर ये गिरावट मौका दे रही है एक नई खरीदारी करने का? देखिए, मैं जनरली यही रेकमेंड कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव न्यूज है सर्टेनली, बट ये जो कल यूरोप में जो भी हुआ है, ये इतना कोई नेगेटिव नहीं था मार्केट के लिए। एक्सपेक्टेशंस से सर्टेनली नीचे आया, बट ओवरऑल अभी भी वहां पे सारी चीजें जारी है। और जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट था कि चालू रखेंगे वो लोग अपने प्रोग्राम को, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और फिर इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि आपने राइटली कहा कि नेक्स्ट वीक इनफैक्ट हो सकता है कि मार्केट में बहुत बड़े मूव्स आए, हो सकता है गैप अप भी मंडे को खुले, और जीएसटी पे बहुत बड़ी नजर है और कहीं ना कहीं उसका माहौल ऐसा बन रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज बन सकती है, सरकार सक्सेसफुल हो सकती है जीएसटी लाने में। तो लेट्स सी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन अभी मार्केट में, मेक और ब्रेक की सिचुएशन है, और 7750 7800 विल बी अ ग्रेट सपोर्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज जो गैप डाउन खुलता है और उसके बाद एक बाउंस आना चाहिए मार्केट में, और जिन्होंने भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई है वो लोग सर्टेनली अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाएं, और जिनको नई पोजीशन बनानी है वो वेट एंड वॉच रखें और एक बार थोड़ा जीएसटी की सारी जो रुझान रहती है उसको देखते हुए फिर उसके बाद, ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है ब्रॉडर मार्केट पहले बढ़ जाए, फिर उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढे एक बार क्लैरिटी के बाद। चलिए, तो संदीप कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी करें, राकेश कह रहे हैं कि उछाल में आप बिकवाली करें। ये दो राय अब तक निकल कर आई हैं। हम अपने दूसरे एक्सपर्ट से भी पूछेंगे। इंटरेस्टिंग बात यही है, देखिए, और दोनों की राय सही है अपनी अपनी जगह। क्यों कि
तकनीकी एक्सपर्ट जो है वो चार्ट्स देखकर राय देंगे, वो एकदम सही, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट जो होते हैं वो इस तरह की कमजोरी में खरीदारी का मौका ढूंढते हैं। बिल्कुल। चलिए आप हमारे साथ बने हुए हैं ही, और हम आपको कुछ देर में ये भी बताएंगे कि 5 और एक्सपर्ट्स की क्या राय है, और वहां से एक ट्रेंड भी निकालेंगे हम। लेकिन अनिल, आप देखिए FII ये कल भी बिकवाली के ही मोड में थे। यहां से अच्छी खबर आती नहीं आती है तो 50-60 करोड़ वाला छोटा सा भाई आता है। कल भी देखिए कैश मार्केट में 611 करोड़ की बिकवाली करी है। हालांकि DIS ने खरीदारी करी है, मैच करने की कोशिश करी, लेकिन थोड़े से पीछे रह गए। 521 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से बाइंग आई है। इस आंकड़े को कैसे पढ़ना चाहिए? इसीलिए कल हेमंत मुझे 60 करोड़ की खरीदारी देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इस खरीदारी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और आज तो आंकड़े और ज्यादा बुरे हैं, कैश मार्केट के भी और स्टॉक फ्यूचर्स के भी 222 करोड़ के, तो ये दो आंकड़े ज्यादा बुरे हैं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली के आंकड़े जरूर है, लेकिन इस बिकवाली के आंकड़े उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं जितने शायद हो सकते थे। और उसकी वजह मैं ये बताऊं आपको कि 509 करोड़ की जो बिकवाली है उसमें FIs ने तेजी की पोजीशन ज्यादा कम की है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, बजाय इसके कि मंदी की पोजीशन एग्रेसिव बनाई, क्योंकि आप देखिए FIs का ओपन इंटरेस्ट वहां पर घटता हुआ नजर आया। तो इन आंकड़ों को डेफिनेटली बिना किसी हिचकिचाहट के आपको नेगेटिव साइड पर पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये सोचे कि FIs ने कल बड़ी मंदी की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर्स में बनाई, तो ऐसा नहीं है। मंदी की पोजीशन कहां बनाई है वो बता दूं। ऑप्शंस में देखिए 800 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा आया है खरीदारी का, तो FIs पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं और कॉल ऑप्शंस में दमदार पोजीशन बना रहे हैं मंदी की। तो ऑप्शंस में मंदी की पोजीशन बनी है, न कि फ्यूचर्स में। लेकिन ओवरऑल तीनों चारों आंकड़ों को आप साथ में रखकर देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये आंकड़े कमजोरी के हैं, बुरे हैं। तो भाई ग्लोबल के आंकड़े कमजोर हो गए, FI के आंकड़े कमजोर हो गए, FNO के आंकड़े कैसे हैं? अब सबकी नजर तो इसी आंकड़े पे होगी। और मैं देख रहा था पुट कॉल रेशियो, जो जनरली आप ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक करते हैं और जानते हैं, 0.84 से ये घटकर 0.79 हो गया है। यहां से कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या आपको? संकेत अच्छे हैं कि थोड़ी सी पोजीशंस तेजी करने वाले ट्रेडर्स की हल्की हुई है, थोड़ी सी मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है हेमंत। लेकिन दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि अब भी पुट कॉल रेशियो ऐसा नहीं बता रहा कि बाजार ओवरसोल्ड हो गए। ये शायद 0.7 उसके आसपास पहुंचेगा तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कहूंगा कि अब बाजार में खरीदारी करने का वक्त आ गया, तो तेजी करने का वक्त आ गया। 0.79 से घटकर अगर 0.7 हो जाए तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस, और वो टाइम लगेगा, वो इतना जल्दी होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि जब तक 7,700 आए उससे पहले 0.7 पर पुट कॉल रेशियो आएगा, इतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन हाँ, वायदा कारोबार में कुछ आंकड़े जो ज्यादा अहमियत रखते हैं, खासतौर से दो आंकड़े सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। पहला तो है बैंक निफ्टी का, जहां कल 84,000 शेयर कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, और बैंक निफ्टी में कल काफी तेजी की पोजीशंस हल्की होती दिखी। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में हिला है, ट्रेडर्स का भी और FIs का भी। तो आज आपके लिए उस लिहाज से बैंक निफ्टी पर नजर रखना काफी जरूरी है। 16,700 16,900 वो रेंज है बैंक निफ्टी की, जहां पर अगला सपोर्ट है। और कल हमने कहा था कि 17,200 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हो तो आप अपनी तेजी की पोजीशन से निकल जाइए, और वो हो चुका है कल ही। दूसरा आंकड़ा जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो है कॉल्स में जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 8,100, 8,200, 8,300, इन तीनों ही स्ट्राइक्स पर कुल मिलाकर 40 लाख शेयर जुड़े हैं, और ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। यानी कि ट्रेडर्स ने जमकर कॉल्स बेचे हैं, मंदी की पोजीशन बनाई है। इसका मतलब ये है कि हर उछाल पर बाजार में आपको बिकवाली का दबाव आएगा। और कल हम यही कह रहे थे कि अब ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया, यानी कि उछाल में बिकवाली का, बजाय ये कि आप गिरावट में खरीदारी का मार्केट देखें ना, आंकड़े एग्जैक्टली उस तरह के आते हुए दिखे। तो वायदा कारोबार में ये दो आंकड़े आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। चलिए, तो वायदा कारोबार से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं, यहां से भी कमजोर संकेत हैं। लेकिन कौन से सेक्टर्स हैं जो आज फोकस में आपके जरूर होने चाहिए, जहां पर तेजी होगी या मंदी? अनिल, क्या लगता है कौन से सेक्टर्स आज फोकस में रह सकते हैं? मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी सेक्टर और बैंक्स, ये दो कमजोरी की तरफ रह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और जिस तरह का माहौल बन रहा है उसको देखते हुए जो रनअप हो चुका है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां हो सकती है। बैंकिंग शेयरों ने कमजोरी का संकेत दे दिया। लेकिन एक और सेक्टर जो थोड़ी देर से सही लेकिन मेरे रडार पर आया है, वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। हो सकता है वहां पर तेजी होती दिखे, क्योंकि कल एक कंसल्टेशन पेपर शाम को जारी हुआ है, और उसके दम पर हो सकता है इन शेयरों में निचले स्तरों से आपको सुधार आता हुआ दिखे। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इन्हीं सेक्टर्स पर मैं संदीप से भी राय लेना चाहता हूं। संदीप, आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स आज एक्शन में रह सकते हैं? कुछ तो टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर्स रहेंगे, जैसे कि होटल्स में तेजी है, वहां पे भी मुझे लगता है थोड़ी सी तेजी और चल सकती है। और जो आपने कहा
रिन्यूएबल एनर्जी, जो कल शाम को एक पॉजिटिव न्यूज थी इसके लिए, और जिस तरीके से सुजलॉन में भी चाल दी है, उजास एनर्जी भी मैं देख रहा था उसमें भी चाल आई है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि इस सेक्टर में आगे भी आने वाले दिनों में सरकार काफी एग्रेसिव रहेगी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। और कुछ मुझे जिस तरीके से कल एक पर्टिकुलर स्टॉक जेन इरिगेशन बंद होते होते बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है, तो वहां पे मुझे तेजी लगती है, पर्टिकुलरली नॉट बिकॉज कोई सरकार की पॉलिसी आ रही है, बट वहां पे उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है कि वो लोग कुछ अपनी कंपनी स्पेसिफिक न्यूज है। तो मेरे हिसाब से इन टाइप के सेक्टर्स, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और कुछ एनबीएफसीज वहां पे भी थोड़ा एक्शन रह सकता है आने वाले 2-3 सत्रों में। ओके, तो यहां पर एक्शन आपके लिए खरीदारी के लिहाज से, लेकिन देख लेते हैं आज निफ्टी पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तकनीकी एक्सपर्ट्स की राय हमने आपके लिए इकट्ठा की, और सबसे पहले कोलकाता के रजत बोस, उन्होंने हमें भेजी है रणनीति, और उनका ये कहना है कि करंट लेवल्स पर निफ्टी को भेज दीजिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7,890 पर, नीचे 7,800, 7,775 के लक्ष्य मिलेंगे। लगता है शुरुआत ही वहीं होगी। लेकिन देखिए, रनक मर्चेंट कह रही है खरीदारी करनी चाहिए, राय बटी हुई है, जैसा कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की पहले भी थी, राकेश और संदीप की। आप देखिए, रनक कह रही है खरीदारी करिए, 7880 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करना चाहिए, 7,820 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगले एक्सपर्ट की राय जो मैं उठा रहा हूं हेमंत, वो है जय ठक्कर, और उनकी राय भी बिकवाली की तरफ, और वो कह रहे हैं 7,750 का लक्ष्य है नीचे की तरफ, वहां पर मिलेगा निफ्टी आपको 7,890 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दीजिए। तो रजत और जय ठक्कर दोनों का स्टॉप लॉस लेवल सेम है। हमें लगता है मोमेंटम ऐसे ही बना रहेगा। मानस तो कह रहे हैं खरीदारी करिए, 7,975 का टारगेट दे रहे हैं वो आज, 7,810 का एक स्टॉप लॉस भी सुझाया उन्होंने। लेकिन फिर से जो आखिरी एक्सपर्ट जिनकी राय मेरे पास है, और वो है आशुतोष सरना, 7,880 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को, 7,770 के आसपास वो कवर करेंगे अपनी निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन को। तो साफ तौर पर राय बटी हुई, लेकिन ऐसे में आप ये ध्यान में रखें 7,750, 7,800 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, जो साफ दिख रहा है। और जैसा हम बता भी रहे थे शुरुआत में, अब निफ्टी में तेजी के मूड में आप तभी आए जब निफ्टी 7,900 के पार निकल कर टिक पाए, क्योंकि स्टॉप लॉस लेवल भी 7,890 के आसपास आता दिख रहा है। तो चूंकि कमजोर शुरुआत होगी, तो कमजोर शुरुआत के बाद शायद 7,800 के आसपास पहला सपोर्ट लेता हुआ दिखे, और उसके बाद 7,750। चलिए लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, बताएंगे आपको वो कौन से टॉप 5 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में, जहां आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। ये सब जानने के लिए बने रहिए, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश और संदीप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अब वक्त है उन टॉप 5 शेयरों के बारे में जानने का, जहां पर आज दिखेगा सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त एक्शन। सबसे पहले टाटा मोटर्स, नवंबर में जेएलआर की घरेलू बिक्री के आंकड़े आए, और 166 यूनिट से बढ़कर 248 यूनिट्स बेची है साल दर साल। तो आंकड़े बेहतर हैं जेएलआर के। और डाबर इंडिया पर भी नजर आपकी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि नेपाल को लेकर जो चिंताएं बनी हुई हैं, भारत से नेपाल में कुछ भी सामान नहीं जा पा रहा है, बॉर्डर्स बंद हैं, और उसका खामियाजा डाबर को भुगतना पड़ रहा है। अपने जूसेस को वहां नहीं भेज पा रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को वहां नहीं भेज पा रहा है, और डाबर के मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि जो तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे उसमें बिक्री में 10 से 15% की कमी देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक आज दबाव में जरूर रहेगा। जेन इरिगेशन, इस स्टॉक पर नजर रखिए। 290 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी मिल चुकी है कंपनी को, और इसके साथ ही 112 करोड़ रुपए के वारंट्स जारी किए जा रहे हैं प्रमोटर्स, जो कि JAF प्रोडक्ट्स इस नाम की कंपनी है जो जेन इरिगेशन की प्रमोटर है, इन्हें वारंट्स जारी होंगे। देना बैंक एक और ऐसा स्टॉक है जिसके लिए अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। यहां पर सरकार की हिस्सेदारी घटेगी, 52% होगी, और जो पैसा मिलेगा वो बैंक को मिलेगा, और करीब 1500 करोड़ रुपए बैंक इससे जुटाएगी। टियर 1 कैपिटल से टियर 2 में करीब 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो बैंक फिर ज्यादा कर्ज देगी, और ये पॉजिटिव खबर है देना के लिए। हेवल्स, ये है अगला स्टॉक जहां पर कल फंड एक्शन हुआ है। सिटी ग्रुप ग्लोबल ने यहां पर 61 लाख शेयर बेचे हैं कल इस कंपनी के 292 रुपए पर, लेकिन स्टॉक में कल जबरदस्त एक्शन था, 0.4% मजबूत बंद हुआ है। इसका मतलब यह है कि बिकवाली का दबाव अब खत्म हो चुका है FIs की तरफ से, और उसके चलते कल एक उछाल हुई। आज ये स्टॉक एक्शन में रहेगा। इन सारे शेयरों पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, भारतीय बाजार दबाव के साथ खुलेंगे, ये तो साफ तौर पर SGX निफ्टी को देखकर लग ही रहा है, लेकिन आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए बैंक निफ्टी में, चलिए ये जानते हैं। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट राकेश बंसल और संदीप जैन जुड़े हुए हैं। राकेश, बैंक निफ्टी में अगर एक ट्रेड लेना हो गैप डाउन ओपनिंग के बाद, वो किस तरफ का होगा? देखिए हेमंत, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एज ऑफ नाउ इस तरीके से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, इंडेक्स फ्यूचर्स को अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इनके अंदर आप स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो सप्लाई 2 दिन पहले से बनी हुई है, और इन स्तरों पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो जैसे निफ्टी में 7800 एक मेजर सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में देखें तो 16,900 के राउंड एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट आता है, और इतना इजीली ये टूटेगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुल बैक्स आएंगे। इन स्तरों पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो इमीडिएटली 17,300 बैंक निफ्टी का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, 16,900 बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है विद अ नेगेटिव बायस, उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। ओके, उछाल में बिकवाली करें बैंक निफ्टी पर, ये राय आती हुई, और मेरी नजर तो 16,700 और 16,900 के लेवल पर है, जहां पर शायद बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करे। रेंज बाउंड ट्रेड तो वहां भी है, 17,200 के नीचे जो कल क्लोजिंग दी उसके बाद कमजोर जरूर हो गया। लेकिन अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी हो किसी बैंकिंग स्टॉक में तो संदीप बताएं, आपकी नजर कहां है, या फिर कोई वो बैंक शेयर जो आप आज गिरावट में खरीदना चाहेंगे? अगर वैसी राय है तो भी बता दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट पे एक स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा हुआ है IDBI बैंक। इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव न्यूज थी, और इनफैक्ट जिस तरीके से एक्सचेंज की लिस्टिंग की भी बात आई थी, IFC की इनफैक्ट पॉजिटिव न्यूज थी, तो ये सारी न्यूज को देखते हुए 84-85 से एक बहुत बड़ा रनअप आया था, तो सर्टेनली एक 94-95 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल पोजीशन वापस से बनानी चाहिए, नीचे आए तो लेके ही काम करे। और मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरली अभी सेल की पोजीशन बना के मुझे लगता है कि ट्रैप में आना समझदारी नहीं रहेगी, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, थोड़ा नीचे आने दे स्टॉक्स को, अभी भले ही वेट एंड वॉच रखें, और नीचे आने पे लेके ही काम करने की राय दूंगा। बिल्कुल, चलिए तो अब तक संदीप ने आपको 2 स्टॉक्स बताए हैं, IDBI बैंक, और शुरू में उन्होंने कहा था कि जैन इरिगेशन ये वो शेयर है जो उनको पसंद है, जहां पर आप गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। संदीप, शुक्रिया आपका आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश बंसल हमारे साथ बने रहेंगे और बात और करेंगे हम काफी सारे शेयरों की, जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। FNO एक्सपर्ट वे टू वेल्थ के सीनियर डेरिवेटिव एनालिस्ट आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद, और उनसे जानेंगे कि FNO में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर उनकी नजर है, जहां पर आज ट्रेड करके आपको होगा शर्तियां मुनाफा। हमारे तकनीकी एक्सपर्ट राकेश बंसल हमारे साथ है, और बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ जुड़ेंगे वायदा कारोबार की रणनीति के लिए आदित्य अग्रवाल भी, और साथ ही हम जो दुनिया भर के बाजार में एक्शन चल रहा है उस पर भी अनंत नागेश्वरन साहब की भी राय लेंगे। सिंगापुर से उनसे सीधे बात करेंगे, जानेंगे कि दुनिया भर में चल क्या रहा है। फंडामेंटल राय के लिए एक और नए एक्सपर्ट आने वाले मयूरेश जोशी। तो काफी एक्शन है अगले कुछ मिनटों में, लेकिन पहले राकेश, आगे के एक्शन के पहले एक फटाफट वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए अगर आज कोई एक ट्रेड बनता है, किसी शेयर पर आपकी नजर है तो वो बताइए। देखिए अनिल जी, एक शेयर जिस पे काफी दिनों से नजर है वो है अरविंदो फार्मा। आप देखिए तो फार्मा के अंदर डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे काउंटर्स में बड़ी गिरावट आते हुए देखी है, और अगर अरविंदो फार्मा का चार्ट देखें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस क्लियरली विजिबल है, और स्टॉक ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकडाउन है। अगर आप स्पॉट मार्केट में देखें तो 807 एक क्रिटिकल लेवल है अरविंदो फार्मा कैश मार्केट के लिए, इसके नीचे अगर निकलता है तो काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो वायदा बाजार के ट्रेडर, मेरा ऐसा मानना है 813 फ्यूचर्स के लेवल्स के नीचे अरविंदो फार्मा को बेचना चाहिए 838 के स्टॉप लॉस के साथ। और जिस तरीके से अरविंदो फार्मा का स्ट्रक्चर है 760, 770 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, हम जानते हैं कि अधिकतर लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर नहीं पाते हैं क्योंकि काफी बड़े लॉट साइजेस हैं, बट रिटेल निवेशक जो है सावधान रहे। काफी निवेशक जो है गिरावट में सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लेके फंसे हैं। सेम चीज अरविंदो फार्मा के साथ ना करें, एटलीस्ट थोड़ा समय दें। मुझे लगता है चार्ट्स देख के ऐसा लगता है कि एक बड़ी गिरावट शायद देखने को मिले आने वाले समय में। और अरविंदो फार्मा ये वो स्टॉक है जो दबाव में आज खुल सकता है। बड़ी तेजी की पोजीशंस यहाँ पर बिल्कुल ना बनाएं। शॉर्ट की राय यहाँ पर दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन वे टू वेल्थ के सीनियर डेरिवेटिव एनालिस्ट आदित्य अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आप कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें चुनेंगे, और
आपको क्या लग रहा है, आज जब गिरावट होगी तो खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है? मॉर्निंग हेमंत। वेल अगर निफ्टी का ओवरऑल हम एक रेंज देखें तो निफ्टी अभी भी काफी एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे में 7,800 पे अभी भी काफी एग्रेसिव हम पुट राइटिंग देख रहे हैं, वहां पे काफी क्रूशियल सपोर्ट है। तो हमको लगता है कि निफ्टी वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा, वहां से पुल बैक ले सकता है। लेकिन ऊपरी स्तर पर उसी तरह देखें तो 7,950 8,050 पॉइंट का दायरा है, जहां पे हम कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं है। 7,950 8,000 का एक ऊपरी रेंज है, जहां पे हम एग्रेसिवली 8,000 की रेंज 8,000 की स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देख रहे हैं। तो हमको लगता है कि निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करेगा। जैसा ग्लोबल मार्केट को देखते हुए लगता है कि निफ्टी करीब 30 से 40 पॉइंट नीचे खुलेगा, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर निफ्टी 7850 7840 की रेंज में आता है फ्यूचर्स, तो वहां पे एक बाय करके चल सकते हैं। नीचे में एक 7790 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 7920 से लेकर 7950 तक के टारगेट 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन से एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। चलिए, तेजी की पोजीशन है, मुनाफा वसूली करें और कमजोर शुरुआत के बाद खरीदारी के मौके ढूंढे, न कि बिकवाली के। मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एंजल ब्रोकिंग के और फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं जाने माने, और काफी अच्छी पकड़ रखते हैं शेयरों पर, सेक्टर्स पर। मयूरेश, आज एक या दो खास सेक्टर्स जो आपकी नजर में, जहां पर आपको लगता है कि मौका बन सकता है पैसा बनाने का? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक क्लियरली एक लंबे नजरिए से देखें तो जैसे बैंकिंग स्टॉक्स में एक करेक्शन आया है, मेरे ख्याल से एक बहुत अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक आई थिंक हमारे नजर में रहेंगे। और क्लियरली अगर हम देखें तो आई थिंक अगर आज करेक्शन आता है जो आएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न्स, मेरे ख्याल से थिंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और दूसरा आई थिंक सीमेंट में मैं काफी बुलिश हूं अगले 1 से 2 साल के नजरिए से। कहीं ना कहीं कैपेसिटी एडिशन लास्ट 2 से 3 साल में हुई नहीं है, उसकी वजह से आई थिंक जो सीमेंट की जो आउटपुट होगी आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, रियलाइजेशंस इंप्रूव होंगे, वॉल्यूम ग्रोथ आएगी अगले कुछ क्वार्टर्स में। और इसकी वजह से जो कंपनीज का एक डोमिनेंट प्रेजेंस है नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये कंपनी शायद बेनिफिट करे। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट जो हमारे पसंदीदा शेयर्स हैं, अगर ये डिक्लाइन होते हैं तो एक स्टैगर्ड रेंज में अगर आप बाय करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, ओके, चलिए, तो ये रहा आज इन शेयरों पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईसीबी ने जिस तरह से डिसअपॉइंट किया है, अब यहां से आगे की राह कैसी होगी, ग्लोबल मार्केट्स के इन खराब संकेतों को एक्सपर्ट्स किस तरह से देख रहे हैं। वी अनंत नागेश्वरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंगापुर से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सर गुड मॉर्निंग, ये बताइए, ईसीबी से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी और वो एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे। जेनेट येलन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आप देखिए यही कह रही हैं कि शायद दबी जुबान में कि शायद अब ब्याज दरें बढ़ जाएं। आपका अपना असेसमेंट क्या है ईसीबी को देखकर और जेनेट येलन के बयानों को देखकर? I must tell you that my knowledge and command of Hindi is so poor that I might end up giving you a completely wrong answer to a wrong question. But I presume your question is about what the ECB did and what impact it will have on Ms. Yellen's decision next week or the week after. Is that right? Yeah, you're right. Okay, if that is the case, I think probably one of your colleagues elsewhere in the media pointed out just now that perhaps the ECB decided not to go ahead with its quantitative easing additional measures simply because the Federal Reserve would have been quite displeased with the dollar strength and didn't want to come in the way of the Federal Reserve raising interest rates next week. So maybe the ECB had merely postponed its action to January, and the fact that the euro had strengthened to 1.09 as we speak probably is a relief for the Federal Reserve to go through with its action next week to raise interest rates. So maybe the ECB decided to postpone, not necessarily abandon its idea of giving more quantitative easing relief to the European economies and the market. Although I don't believe that it will have any impact on the economy, it may simply worsen the imbalances that are developing in the markets and the real economy. राइट सर। आनंद सर, तो आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स जो रिएक्शन दे रहे हैं वो इस बात पर दे रहे हैं कि 15-16 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगी यूएस में, बजाय इसके कि डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है उसका फायदा इक्विटी को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। ये असेसमेंट सही है?
Yes, I think if the dollar were to weaken in general, it's always been friendly for financial markets, if I understand your question correctly. Right, sir. Because dollar weakness means more liquidity, and dollar strength means many countries and corporations that have dollar liabilities are scrambling to find dollars to repay, and therefore there is not liquidity coming into the market. So dollar weakness is usually good, and maybe after the Federal Reserve hike on December 15th, which now I think is still very, very likely to happen. And depending on the kind of communication that they put out along with the rate decision, if dollar were to weaken, then I think the equity market will probably still have their end of the year rally. But I'm not sanguine about the equity market prospects for 2016, by the way. ओपेक की भी बैठक है आज वियना में, ये बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रोडक्शन कट होगा या नहीं? No, I think there is I'm no expert, I'm no oil market expert, so I shouldn't pretend to be one. But I can tell you that even if there is an agreement, which I still think is very unlikely because Saudi Arabia is keen to not to let go of its market share, its condition is, economic conditions are quite difficult there. And but in spite of that, if there is an agreement to reduce production, the relief in the oil price would be short-lived because I don't think the agreement will be honored in the first place. And second, next year, I think the global economies will be weaker than they are next year, than they are this year, I beg your pardon. And therefore, oil demand will weaken even further in 2016, and therefore oil price increase, even if it happens on the back of the OPEC decision, it will only be short-lived. Oil will still remain low and has the risk of going lower next year before a permanent bottom is formed. Right, sir. Anand sir, thank you so much for taking your time out. You're welcome. Anand Nageshwaran sir ने ये बताया कि दो चीजें खास बात आपको देखनी है. पहला तो ये कि कल ईसीबी की बैठक से निराशा इसलिए हुई कि थोड़ा ज्यादा एक राहत पैकेज आना चाहिए, वो नहीं आया. डॉलर कमजोर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर के बाजार कमजोर हो रहे हैं, इक्विटी मार्केट. जबकि होता ही है, जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी बाजार, इक्विटी बाजार खास तौर से बढ़ने चाहिए. क्यों नहीं बढ़े? वो इसलिए नहीं बढ़े कि फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन को अब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अब ईसीबी के इस स्टेटमेंट के बाद, और अब 15-16 दिसंबर को वो ब्याज दरें पक्के तौर पर बढ़ा सकती हैं. ये डर है जिसके चलते इक्विटी मार्केट्स नहीं बढ़े. अदरवाइज जनरली जब भी डॉलर कमजोर होता है तो इक्विटी मार्केट में तेजी होनी चाहिए. तो आज आपको जो ये विरोधाभास दिख रहा है बाजार में, उसकी बड़ी वजह यही है और इसी वजह से बाजारों में कमजोरी. ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद फोकस पूरी तरह से स्टॉक्स पर. दमदार शेयर आज एक्शन में रहने वाले हैं. हम बात करेंगे डाबर की, हम बात करेंगे हेवल्स की, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हैं. इस छोटे से ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आपके लिए. राकेश मंसल, मयूरेश जोशी और आदित्य अग्रवाल. स्टॉक जो सबसे पहले राय लेना चाहता हूं आदित्य आपसे, हेवल्स. कल सिटी ग्रुप की तरफ से भारी भरकम बिकवाली हुई, 292 रुपए पर 61 लाख शेयर बेचे. अब इंटरेस्टिंग और मजे की बात यह कि बेचने के बाद भी शेयर बढ़ता है. कल भी 0.4% ऊपर बंद हुआ. तेजी की पोजीशन बनी होगी, आप देखेंगे आंकड़े, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है. शायद लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि चलिए एक बड़ी एफआईज बेचकर निकल गई, अब बिकवाली का दबाव हो गया खत्म. क्या अब और तेजी करें आज? वेल बिल्कुल मींस अनिल जी, अगर हम हेवल्स का चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट कल आया है, तो यहां से इसमें काफी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. साथ ही साथ अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो करीब इसमें 47% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जो कि काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट की बढ़ोतरी हमने एक ही दिन में देखी है. तो बेशक इसके अंदर काफी एग्रेसिव एक लॉन्ग पोजीशन कल के सेशन में बिल्डअप हुई है. तो एक अगर आज मार्केट के खराब होने के कारण को थोड़ा नीचे आता है, 297 296 के आसपास मिलता है, तो काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है. इसके अंदर 285 के स्टॉप लॉस इसमें लॉन्ग पोजीशन अगर चल सकते हैं. हमें लगता है कि 320 से 325 तक के लेवल बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है. ओके, चलिए, तो ये रहा हेवल्स पर. लेकिन डाबर इंडिया ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आज नजर होने वाली है. मयूरेश से पूछते हैं. मयूरेश, ये बताइए, जिस तरह से अभी भी नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो बंद हैं, यहां से सामान वहां नहीं भेजा जा रहा है. डाबर कह रहा है कि उनकी सेल्स पर 10 से 15% का असर पड़ने वाला है. आप फंडामेंटली इस खबर को किस तरह से रीड कर रहे हैं? मुझे याद है जब दूसरी तिमाही में इसी चैनल पर दुग्गल साहब, जो डाबर के मैनेजमेंट है, उन्होंने आकर ये हमें एक हिंट दिया था और कहा था ये दिक्कत अगर सॉल्व नहीं तो थोड़ी बड़ी दिक्कत बन सकती है. और अब आप देखिए ये कहते हुए कि सेल्स में इंपैक्ट पड़ेगा.
आप कैसे रीड कर रहे हैं इस खबर को? मॉर्निंग एमएल जी, आई थिंक क्लियरली आप देखेंगे तो जैसे मैनेजमेंट कह रहा है कि 10 से 15% का एक इम्पैक्ट आ सकता है, और बिल्कुल आ सकता है। दूसरी बात ये भी देखें, जो वॉल्यूम ग्रोथ डाबर की लास्ट कई क्वार्टर से आ रही है, आई थिंक वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, बट क्लियरली आई थिंक एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है डाबर के पास, और मेरे ख्याल से आई थिंक इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इट इज सेकंड बेस्ट इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डाबर इज अ वेरी वेरी गुड एंड क्वालिटेटिव स्टॉक टू ओन। कुछ नीच सेगमेंट में मार्केट लीडर्स है, एंड बिल्कुल आई थिंक विद द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेल्स फॉल स्टॉक भी गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 250 और 240 के बीच में स्टॉक करेक्ट होता है तो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा डाबर पे वो लेवल से अगर वो करेक्ट होता है तो। जी मयूरेश, एक और सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूं, और वो है ऑटो कंपनियों का। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए खबरें ये तमिलनाडु और चेन्नई की जो बाढ़ और ये हालत खराब है उसकी वजह से इन शेयरों पर थोड़ा दबाव बना है, खासतौर से अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां जहां उनके प्लांट्स हैं, आई शेयर वगैरह। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर जो मुझे दिख रही है वो ये कि 1 अप्रैल से सरकार ये बैन करने वाली है कि जो ट्रक्स 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उनको हटा दिया जाएगा रोड से। लगभग 27 लाख ट्रक इस वक्त हिंदुस्तान में से जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। मुझे ये बताएं, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, आईशर, ये जो ट्रकों का कारोबार करती है, बनाने का कारोबार करती है, इनमें फिर मौका बनेगा निवेश करने का? और गिरावट में फिर कौन सा शेयर आपको पसंद है जो आप खरीदेंगे? तो क्लियरली अगर हम ये पूरा पैक देंगे इस पे, स्पेसिफिकली एमएचसीवी सेगमेंट के जो केटर करता है, मेरे ख्याल से आई थिंक अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स ये हमारे पसंदीदा शेयर रहेंगे। आई थिंक दो मुख्य कारण है अनिल जी। आई थिंक अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ की एक उम्मीदें हैं 15 to 18%, और जैसे नंबर्स पैन आउट हुए हैं मुझे लगता है आई थिंक ये नंबर्स काफी अचीवेबल है अगले 2 साल में। दूसरी बात आई थिंक जो एक एक्सपोर्ट कंपोनेंट है अशोक लेलैंड का, मैनेजमेंट बहुत क्लियर है कि 15% से 33% पर लेके जाने के लिए। तो जो मार्जिन का हम एक इंप्रूवमेंट देखे हैं अशोक लेलैंड के परफॉर्मेंस में ऑफ क्लोज टू 12%, मुझे लगता है कि ये मार्जिन सस्टेनेबल होंगी 2 कारणों की वजह से। एक आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट डिप्लेशन हुआ है स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से, दैट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इंपैक्ट, और जैसे वॉल्यूम ग्रोथ इंक्रीज होगी अगले 2 साल में, क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स मार्जिन पे प्ले आउट करेंगी। तीसरी बात, अगर पननगर प्लांट से इनकी जो एलसीवी सेगमेंट है, एक लगार्ड है, अगर वो परफॉर्म करने लगती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो होती है इंटीरियर हिंटरलैंड को, तो मुझे लगता है आई थिंक कंसोलिडेटेड नंबर्स और भी बेहतर लगेंगे। तो मेरे ख्याल से हर एक गिरावट पे अशोक लेलैंड हमें पसंद आ रहे हैं। सिमिलरली आइशर मोटर्स, अगर एक आप ये चेन्नई फ्लड्स की वजह से बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, अगर इसको आप एक्सक्लूड करें तो 2 व्हीलर्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। इनके जो वॉल्वो का एक सेगमेंट है वो भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दे रहा है, और एमडीपी सेगमेंट जो इंजन बनाता है आई थिंक इवन दैट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक आइशर मोटर्स एंड अशोक लेलैंड ये हमारे टॉपिक्स हैं। आइशर, अशोक लेलैंड, ये 2 स्टॉक्स हैं जो पसंद है मयूरेश को इस खबर के चलते। लेकिन आदित्य अग्रवाल एफएनओ में कौन से स्टॉक्स सुझा रहे हैं आपको, ये सब जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद आदित्य की बेहतरीन पिक्स आपको बताएंगे। और बाजारों के खुलने की तैयारी अब से कुछ देर में 10 मिनट बाद होगा प्री ओपनिंग सेशन। बताऊंगा आपको कि कैसी होगी शुरुआत और रुपए की शुरुआत कैसी होगी, खासतौर से ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एसजीएक्स निफ्टी फटाफट दिखा दूं आपको कि आज वहां पर कारोबार किस तरह का है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी से संकेत कमजोरी के आते दिख रहे हैं। लगभग 60 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आप खुलेंगे कहां? 7,800 के आसपास। कल 29 पॉइंट की प्रीमियम थी, वो प्रीमियम हटाकर देखिए तो लगभग 7,800 के आसपास 4% का नुकसान आपके लिए होने वाला है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स आज आपको कमजोर शुरुआत के बाद कैसे सौदे बनाए उसकी रणनीति दे रहे हैं राकेश, मयूरेश और आदित्य। आदित्य ने मुझे 4 बेहतरीन स्टॉक्स पर रणनीति दी और मैं उस पर बात करने से काफी देर से सोच रहा था। अभी शुरुआत करता हूं। पहला तो है भारत फोर्ज। खरीदना चाहते हैं आप आदित्य? वेल बिल्कुल नल जी, मीन्स अगर हम भारत फोर्ज को देखें तो काफी टाइम से स्टॉक एक रेंज बाउंड मूवमेंट में था। लोअर लेवल्स पे 835, 840 के रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। कल के सेशन में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था स्टॉक में। हमने काफी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखी थी स्टॉक के अंदर, तो हमको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में स्टॉक 890 से लेकर 900 तक का लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायर्स के फेवर में आता है। 845 के स्टॉप लॉस के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद इमीडिएट टारगेट ऑफ 890 एंड 910। ओके, भारत फोर्ज ये वो स्टॉक है जहां गिरावट में खरीदारी करें। कैस्ट्रॉल आपकी लिस्ट में एक और ऐसा शेयर है, ये बताइए कच्चा तेल गिरेगा तो इस कंपनी को फायदा होगा। फंडामेंटल रीजन तो मुझे ये दिख रहा है मोटा मोटी, लेकिन एफएनओ में और ये चार्ट्स पर आपको पसंद है, क्या रीजन है इसके पीछे?
वेल कैस्ट्रॉल में देखें तो इसमें एक 445 448 की रेंज में रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने कल की सेशन में उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन करा था। साथ ही साथ स्टॉक में हमने वापस एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है एंड स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहां से इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर में 468 470 तक के लेवल्स हमको लगता है कि इसमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहां से स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। 468 470 के टारगेट से बाय करके चल सकते हैं और नीचे में इसमें स्टॉप लॉस आएगा 437 का। अच्छा आदित्य, बैंक निफ्टी तो दिख रहा है वैसे कमजोर, लेकिन आप ये बताइए फिर बैंक निफ्टी में भी आपकी तेजी की राय है, आपकी इंडसइंड बैंक में भी तेजी की राय है, ऐसा क्यों? और फिर क्या टारगेट ले रहे हैं आप इसके लिए? वेल अनिल जी, अगर बैंक निफ्टी में देखें तो स्टॉक में कल बैंक निफ्टी को देखें तो काफी होल्ड आउट किया हुआ था। लास्ट के हाफ एन आवर में जरूर थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी होल्ड आउट किए हुए हैं, उसमें हमने बहुत बड़ा एक सेलिंग प्रेशर नहीं देखा। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये दोनों ही स्टॉक्स काफी स्ट्रांग थे। आईसीआईसीआई बैंक में भी हम लोअर लेवल से 267 268 के आसपास काफी बाइंग देख रहे हैं। पीएसयू सेक्टर जरूर है जिसमें एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, कल के सेशन में काफी एग्रेसिव हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखी थी। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखें तो अभी भी लोअर लेवल्स पे काफी हम एक कंटिन्यूसली बाइंग देख रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखें तो 17,050 17,060 के आसपास काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। हमको लगता है कि अगर बैंक निफ्टी 17,000 के आसपास खुलता है तो वहां पे इसके अंदर एक बाइंग करके चल सकते हैं। यहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और वापस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,350 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है अगले 2 या 3 दिन के अंदर। सिमिलरली अगर स्टॉक्स में देखें तो इंडसइंड बैंक में हम काफी एग्रेसिव बाइंग देख रहे हैं पिछले कुछ सेशंस में। ओवरऑल स्टॉक का चार्ट स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स पे। इसमें 930 के आसपास ब्रेकआउट आया था, उसके बाद कंटिन्यूसली एक बाइंग देख रहे हैं। तो ऊपर में हमको लगता है कि 970 975 के लेवल इंडसइंड बैंक जल्दी दिखा सकता है, तो इसके अंदर एक लॉन्ग का लेवल देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक में। ये वो बैंक है जहां खरीदारी करने की राय आदित्य की तरफ से निकल कर आई है। लेंगे ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे, देखेंगे रुपया कैसे खुलता है। देखिए रुपए से सबसे पहले संकेत मिलेंगे आज, और डॉलर में इंडेक्स में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, रुपए को फायदे के साथ खुलना चाहिए। प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे, ब्रेक के बाद पहला सौदा लेके आएंगे।